लोग कहिएगा कि जब कोशिका मतलब तंत्रिका कोशिका विभाजन ही नहीं करता है तो फिर ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर होगा कैसे? क्योंकि हम लोग को तो पता है कि कोशिका अधिक संख्या में विभाजन किया तो फिर ब्रेन तबे वो कैंसर होगा, लेकिन तंत्रिका कोशिका तो विभाजन करता ही नहीं तो फिर कैंसर कैसे हो जाता है? तो देखिए इसको आजकल ट्रेंड चल रहा है कि शॉर्टकट, अरे इतना शॉर्टकट पड़ रहा है ना कि पता ही नहीं है कि जड़ कहाँ से स्टार्ट होता है। मतलब अगर आप आधार आपका अच्छा रहेगा ना तो आपका जो ऊपर वाला है ना वो भी अच्छा ही रहेगा, छिप जो कहते हैं हम लोग वो भी क्या रहेगा आपका। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए आज से हम लोग बायोलॉजी का जो फाउंडेशन कोर्स है वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। कहने का मतलब साइंस का जो भी पार्ट होगा, चाहे जीव विज्ञान होगा, चाहे भौतिकी होगा, चाहे रसायन शास्त्र होगा, इन सभी को हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी को अच्छे से कवर करेंगे। यानी 9th 10th कंपटीशन सभी लेवल का हम लोग एक ही साथ पढ़ते चलेंगे ताकि हमको क्या हो, कहीं भी आगे दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए बायोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बायोलॉजी में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि बायोलॉजी होता क्या है। तो देखिए जितना भी सजीव होता है, जितना भी इस धरती पे सजीव है, उनका अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत हम लोग करते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान। जैसे सजीव अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो एक बार हम आप लोगों को बता देते हैं कि जो भी जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है, देखिए ये कॉमन पॉइंट है कि वैसे सांस लेता है, जैसे पेड़ पौधा तो मतलब नज़र नहीं आता है कि सांस लेता है कि नहीं लेता है, गति करता है कि नहीं करता है, लेकिन अपनी संख्या में क्या करता है, अपने जैसे संतान को क्या करता है, उत्पन्न करता है। इसीलिए हम लोग इनको क्या करते हैं, सजीवों के अंतर्गत रखते हैं। तो जितना भी जीव है ना, मतलब इस या जंतु, जितना भी जीव जंतु है, सब क्या करता है, कुछ ना कुछ अपनी संख्या में वृद्धि करते रहता है, अपनी लंबाई में वृद्धि करता है, गति करता है, सांस लेता है। इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, सजीव बोलते हैं। तो इन और जो निर्जीव हो गया वो क्या, कुछ नहीं करेगा, मतलब जैसा का तैसा रहेगा, वो कोई अपनी संख्या में वृद्धि नहीं करेगा। तो इस प्रकार हम लोग जान गए कि सजीव क्या होता है। तो इन्हीं सजीवों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंदर, विज्ञान तो वैसे 2-3 पार्ट में होता है, तो जिस विज्ञान के अंतर्गत हम लोग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी या जीव विज्ञान बोलते हैं। तो देखिए बायोलॉजी का ना सबसे पहले एक अरस्तु साहब ने क्या किया था, सिस्टमेटिक ढंग से यानी स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करने का तरीका बताया था और उन्हीं ने इन चीज़ों को लागू किया था। इसीलिए अरस्तु साहब को हम लोग जीव विज्ञान का जनक मानते हैं। और वो जंतु के जगत में किया था। कहने का मतलब देखिए जितना भी जंतु है, जीव जंतु है ना, इन सब को क्या किया था, उसने स्टेप बाय स्टेप बताया था कि ये मतलब बायोलॉजी का ही पार्ट है, इनको इस तरीके से अध्ययन करना है। इसीलिए इनको हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजी के साथ साथ जूलॉजी जो जंतु विज्ञान है उनका भी हम लोग जनक इसी अरस्तु साहब को मानते हैं। देखिए ये जो पेड़ पौधा है ना, ये भी है जंतु के अंतर्गत, लेकिन ये बाद में मतलब इसको सजीवों के अंतर्गत रखा है। जो हमारे भारतीय मूल के वैज्ञानिक है जगदीश चंद्र बसु साहब, उसने क्या किया था, एक एस्ट्रोग्राफ, देख रहे हैं यहाँ पे, एस्ट्रोग्राफ नाम का एक मशीन जो मतलब ये पता किया उससे कि क्या सजीव या निर्जीव है पेड़ पौधा। तो इन चीज़ों को पता करके तब उसको मतलब बोटनी के अंतर्गत यानी पेड़ पौधे को सजीव के अंतर्गत उसको रखा और इसको एक पार्ट ही बना दिया। तो इस प्रकार से बायोलॉजी जो है 2 प्रकार का हो जाता है। तो एक हो जाता है जूलॉजी और एक हो जाता है बोटनी। जूलॉजी हो गया जंतु विज्ञान, जिसमें हम लोग जंतुओं के यानी जीवों के बारे में जानेंगे, जंतु। और जो पेड़ पौधा है उसको हम लोग बोटनी के बारे में, पेड़ पौधा से रिलेटेड वो सब क्या है, बोटनी उससे रिलेटेड होता है। इसलिए उसको वनस्पति विज्ञान भी हम लोग बोलते हैं। तो उन चीज़ों का अध्ययन हम लोग वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत यानी बोटनी के अंतर्गत करते हैं। तो देखिए हमको अध्ययन करना है सबसे पहले जूलॉजी का यानी जंतु विज्ञान का। और जंतु विज्ञान जो है ना वो स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, वो स्टार्ट हो जाता है कोशिका से। क्योंकि ये जो कोशिका जो होता है ना सबसे छोटी इकाई होता है, किसी भी जीव का सबसे छोटी इकाई अगर पूछे तो वो क्या होता है, कोशिका होता है। अंग नहीं, कोशिका, इकाई। ये इकाई और अंग में आप खुद फर्क समझ जाइएगा। आगे बढ़ते रहिए, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आप एकदम क्लियरली बताएंगे कि मतलब क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो चलिए, तो अब देखिए कोशिका क्या होता है, सबसे छोटी इकाई, किसी भी जीव का क्या सबसे छोटी इकाई जो होता है वो क्या कहलाता है, वो होता है कोशिका। और ये इस कोशिका का खोज, अगर खोज की हम बात करेंगे तो सबसे पहले किसने खोज किया था, तो रॉबर्ट हुक,
रॉबर्ट हुक का एक अंग्रेजी वैज्ञानिक था, जो नाम का एक वैज्ञानिक था, जो क्या किया था 1665 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी। अब देखिए सूक्ष्मदर्शी से पहले इन चीज़ों को हम देख रहे हैं, क्योंकि ये इतनी छोटी होती है कि इनको हम लोग ऐसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो सबसे पहले उसने सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया, और उसके बाद 1665 ईस्वी में एक कॉर्क को क्या किया, मतलब अंदर देखा उसी सूक्ष्मदर्शी से, तो उसमें कोठरिया के समान यानी कोठली के समान उसमें खाना देखा, और उस खाने को नाम क्या दे दिया उसने, सेल नाम दे दिया। और उसी दिन से उसको हम लोग सेल बोलने लगे, यानी कोशिका। और वो देखो जब उसको क्या किया, निकाला गया, कहने का मतलब जब अब कोई भी ये इतना छोटा मतलब होता है, इतना छोटा कि ऐसे हम इसको क्या किया, आराम से निकाला। जब निकाला गया तो वो कैसा पाया गया था, वो मृत पाया गया था, यानी मरा हुआ पाया गया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने कोशिका को मतलब खोजा था, तो वो होता है रॉबर्ट हुक 1665 में। वो भी में कौन सा था, मृत कोशिका पाया गया था। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन आता है कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था। तो ये कुछ दिन बाद, 6-7 वर्ष बाद, लगभग 1674 ईस्वी के आसपास, ये एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक जो था उसने क्या किया था, जीवित कोशिका का खोज किया था। तो इस तरीके से देखिए, मतलब जो खोज की बात आती है तो यही 1-2 क्वेश्चन जो है सो कंपटीशन लेवल का है, और इस सब में ये पूछता रहता है। जो भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है उन सब में ये सब पूछा जाता है। और देखिए जो कोशिका होता है उसका ना मतलब टेक्निकल नाम या बायोलॉजिकल नाम हम जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, साइटो होता है। वो क्या होता है, साइटो। इसीलिए इसके अध्ययन को यानी कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए एकदम छोटे छोटे मतलब जो भी छोटा छोटा पॉइंट है, और छोटे से लेकर एकदम हाई लेवल तक लेके, ताकि आपको क्या हो, आसानी हो समझने में। और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक के बार नहीं कि मतलब नीचे का चीज़ जो छोटा छोटा पार्ट है वो जाने नहीं और आगे हम बढ़ते चलेंगे, तो वो नहीं, ऐसा नहीं करें। एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है और अच्छे से जानना है सब कुछ, ताकि हमको कोई भी दिक्कत, कोई भी एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो, चाहे वो ज़िंदगी से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए इस तरीके से मतलब स्टार्ट जो होता है कोशिका से, तो कोशिका का टेक्निकल नाम क्या हो जाता है, साइटो हो जाता है। और इसीलिए कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। देखिए हम शॉर्ट नोट के रूप में इस तरीके से लिख दिए हैं, ताकि आप लोगों को आसानी हो समझाने में और समझने में भी और याद रखने में। और खोज रॉबर्ट हुक ने किया था कितने ईस्वी में, 1665 ईस्वी में। वो कॉर्क में देखा था, इसलिए उसने नाम क्या दिया था, उसका सेल नाम दे दिया था। और कैसा था वो, मृत कोशिका था। समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और देखिए जो जीवित कोशिका है वो क्या था, एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक ने 1674 ईस्वी में, ये ध्यान रखिएगा, 1674 ईस्वी में क्या किया था वो, मतलब जीवित कोशिका का खोज किया था। और देखिए यहाँ पे कुछ और है एक चीज़, कि एक और वैज्ञानिक आया और उसने क्या कह दिया, एक ही नहीं 2 वैज्ञानिक था, स्लाइडेन और स्वान नाम का 2 वैज्ञानिक, एक था प्राणी वैज्ञानिक और एक था वनस्पति का वैज्ञानिक। इन दोनों ने क्या कहा कि जो जीवों का शरीर होता है ना, वो एकदम मतलब पूरे कोशिकाओं से भरा है। कहने का मतलब क्या, जीवों का शरीर कोशिकाओं से ही मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसने क्या कह दिया, ये कोशिका सिद्धांत। तो कभी कभी पूछ देता है, बोर्ड एग्जाम में भी, 10th के एग्जाम में भी पूछता है, और कंपटीशन में तो ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछता है। तो कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेन और स्वान ने। और अगर बड़े लेवल में थोड़ा 2-3 लाइन लिखने वाला, तो कोशिका सिद्धांत क्या है, तो सजीवों का शरीर या जीवों का शरीर क्या होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कोशिकीय सिद्धांत कहते हैं। देखिए हमको फुली डिटेल, हम पहले बता दिया आपको कि फुली डिटेल में हमको जाना हर एक चीज़ों को। अब क्या होता है कि कहीं पे एकदम शॉर्ट रूप में चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे हमको मतलब आदत नहीं, हमको मतलब ये आप अगर डिटेल में जितना डिटेल आप लेना चाहते हैं, आप मतलब कमेंट करके हमको बताइए कि आपको और डिटेल चाहिए, तो और डिटेल हम देंगे, लेकिन इतना आपके लिए इनफ है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो कंपटीशन का हो, चाहे वो 10th लेवल का या 9th लेवल का एग्ज़ाम हो, कोई भी छोटा एग्ज़ाम हो, सब के लिए ये क्या है, परफेक्ट है। तो आराम से समझिए, कोई हड़बड़ाना नहीं है, एकदम स्टेप बाय स्टेप हमको समझना है। तो देखिए इस तरीके से कोशिकीय सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने। ध्यान रखिएगा कि जीवों का शरीर क्या होता है, कोशिकाओं से मिलकर ही बना होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इससे तो हम एक बात तो हम लोग पता कर सकते हैं कि कोशिका का परिभाषा क्या होगा। जब जीवों का शरीर पूरे क्या है, कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो इसका मतलब है कि कोशिका जिस तरह से संरचित, यानी जिस तरह की संरचना हमारे शरीर में कोशिका की होगी, उसी तरीके की संरचना हमारी बॉडी की हो जाएगी। अगर कोशिका का क्या होगा संरचना, जैसे देखिए घर बनाने के लिए हमको मतलब पहले क्या है,
ईंट का ज़रूरत पड़ता है। तो ईंट को आप जिस तरह से संरचित कीजिएगा, कहने का मतलब बैठाइएगा उसको, उसी तरीके का आपका दीवार, अगर टेढ़ा बैठाइएगा तो टेढ़ा दीवार हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो जीवों का शरीर होता है वो कोशिका से मिलकर बना है, और कोशिका जिस तरह से संरचित रहेगा, जिस तरह से रहेगा उसमें, उस तरीके का क्या हो जाएगा, आपका शरीर हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोग इसका परिभाषा भी निकालते हैं कि जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई, जीवन की क्या आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं हम लोग, कोशिका कहते हैं। यानी क्योंकि देखिए पूरा शरीर क्या है, कोशिका से मिलकर बना है, और जिस तरह का वो संरचना है और जिस तरह का वो कार्य करेगा उसी को हम क्या बनेंगे, उसी तरह से हमारा जीवन चलेगा, उसी तरीके से हमारा जो जिंदगी है उस तरह से, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग जीवन का आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई बोलते हैं हम लोग। समझ गए। अगर परिभाषा पूछे तो जीवन की आधारभूत और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका। यानी जीवन का आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिका बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए, अब जो कोशिका है वो किस तरीके के होगा, वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, वो कार्य पे डिपेंड करते हैं। यानी आप किस तरह का काम कर रहे हैं वो उन चीज़ पे डिपेंड करेगा, कोशिका का आकार और आकृति। तो कोशिका का आकार और आकृति हमारे कार्यों पे, हम किस तरह के काम करें। अगर कोई लोहार है, वो लोहे को पीट रहा है तो उसका बॉडी एकदम मतलब चारों ओर क्या रहेगा, फैला हुआ रहेगा, मोटा ताज़ा रहेगा, तो वो उस तरह का काम, इसीलिए उसका शरीर ऐसा जो कुछ नहीं कर रहा है, एकदम दुबला पतला रहेगा, क्योंकि वो कोई काम ही नहीं करते। यानी जिस तरीके का आप कार्य कीजिएगा ना, उस तरीके से आपका बॉडी का संरचना हो जाएगा। और कुछ जैसे ही देखिए बॉडी का संरचना कैसे होगा, आप समझ गए होंगे कि कोशिका जिस तरह से संरचित रहेगा, जिस तरह का रहेगा, उसी तरीके से आपका बॉडी हो जाएगा, और जिस तरह का आप काम कीजिएगा उसी तरह का आपका क्या हो जाएगा, कोशिका हो जाएगा। तो यहाँ और देखिए यहीं पे एक और चीज़ आती है, कोशिका की संख्या, कि किसी भी जीव में कोशिका की संख्या कितनी होगी। तो देखिए वो भी आकार के अनुसार, वजन के अनुसार, ऐसा हम बोल सकते हैं कि आकार जिस तरीके का होगा उसी तरीके से क्या होगा, उसकी संख्या भी होगी। जैसे अगर एक चींटी और एक हाथी को हम लेंगे तो चींटी में क्या होगा, बहुत कम कोशिका होगा, जबकि हाथी में क्या होगा, बहुत अधिक संख्या में होगा। इसी तरीके से अगर पेड़ पौधा में हम देखें तो एक गुलाब का ले लेंगे, एक बरगद का पेड़ ले लेंगे, क्या होगा, बहुत ही अंतर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक मतलब आंकड़ा निकाले, मतलब बताया गया है वैज्ञानिक के द्वारा कि जो कितना ही वजन रहेगा उसमें अगर 10 के पावर 15 से आप गुना कर दीजिए तो उसमें कोशिका की संख्या क्या हो जाएगी, उतनी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखिए आपको एक सूत्रे का हम निर्माण कर दिए कि वजन गुने 10 के पावर 15। जैसे अगर 40 केजी का कोई व्यक्ति है या किसी का शरीर है तो 40 गुने 10 के पावर 15, उसमें उतना कोशिका की संख्या होगी। 20 केजी का होगा तो 20 गुने 10 के पावर 15, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बहुत आसान है, इसको अच्छे से समझिएगा। तो देखिए, तो इस तरीके से हम लोग को क्या हो गया, आकार पे डिपेंड किया। अब जब आकार की बात हो गया तो आकार में एक और चीज़ हम लोग जान लेते हैं कि वो जो जीव होता है उसकी कोशिका कितने से कितने आकार तक का हो सकता है। तो देखिए बहुत छोटा 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 170 गुने 135 मिलीलीटर, सोच सकते हैं कितना बड़ा। 0.1 माइक्रोमीटर कितना छोटा है, जिसको हम नंगी आंखों से देख ही नहीं सकते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से हम उसको देख सकते हैं। तो मतलब इतने, कहने का मतलब 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 170 गुने 135 को गुना कीजिएगा, उतना मतलब माइक्रोमीटर के बीच रहता है कोशिका का आकार। और दुनिया में सबसे छोटा कोशिका जो होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा की, सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। और ये माइकोप्लाज्मा बिल्कुल इसी तरीके का होता है, कोरोना वायरस के जैसा, सेम टू सेम उसी के जैसा होता है। और ये ऐसा कोशिका जो सांस लेता ही नहीं है। अब समझिए कि वो हम पे अगर अटैक हो जाए, अगर वो हमारे शरीर में अधिक संख्या में वृद्धि कर जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा। मतलब जब वो सांस नहीं लेगा तो फिर काम कैसे करेगा, काम नहीं, मतलब एनर्जी उसको कैसे मतलब मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा तो हमको कैसे एनर्जी मिलेगा। तो सोच सकते हैं कि ये ऐसा है कि ये सांस लेता ही नहीं है माइकोप्लाज्मा। तो इसको ध्यान रखिए, ये सबसे छोटी, ओवरऑल जीव की बात करेंगे ना तो उस जीव में सबसे छोटी कोशिका होता है माइकोप्लाज्मा की, सबसे छोटी कोशिका। और बड़ी कोशिका की बात करेंगे तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना, वो सबसे बड़ी कोशिका, पूरे ऑल ओवर जीव में सबसे बड़ी कोशिका होती है। किसकी, शुतुरमुर्ग की सबसे बड़ी कोशिका होता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और देखिए इस तरीके से हमने देखे। और देखिए एक और चीज़ यहाँ जान लीजिए, जीवाणु, ये जो है ना जीवाणु का व्यास, जो बैक्टीरिया होता है उसका व्यास 1 नैनोमीटर से एक से लेकर 10 नैनोमीटर तक, मतलब माइक्रोमीटर तक होता है इसकी कोशिका का व्यास, 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक। ये ध्यान पे रखिएगा कि कभी कभी पूछ देगा तो
ये सब चीज़ हमको क्या करना है, मतलब हर एक चीज़ पढ़ना है, कंपटीशन लेवल का भी और 10th लेवल का भी, जो 9th लेवल का है उस सब का भी। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जो जीवाणु का व्यास होता है, यानी अगर व्यास भी आकार ही बताएगा तो क्या होता है 1 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर तक, कोई दिक्कत। अब इस तरीके से देखिए जो क्या है कि हम जो इस विश्व में सभी जीव तो एक जैसा है नहीं, कोई छोटा है कोई बड़ा है। तो इस तरीके से जब हम कोशिका के आधार पर अगर जीवों को हम बांटते हैं तो दो तरीके का होता है। एक होता है एक कोशिका वाला जीव और एक होता है बहुकोशिका। यानी एक कोशिका वाले जीव को हम लोग एक कोशिकीय जीव बोलते हैं और एक से अधिक कोशिका वाले जीव को हम लोग बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। अब देखिए एक कोशिका वाले जीव में तो एक ही कोशिका सारा काम करेगा और जिस जीव के शरीर में एक ही कोशिका, वो डायरेक्ट क्या होगा, वातावरण से संपर्कित रहेगा और जो भी उसको ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, भोजन चाहिए, वो वातावरण में जो वायु में घुला है वही वो अवशोषित करेगा, किसके द्वारा, विसरण प्रक्रिया द्वारा, और वो अपना जीवन यापन आराम से कर लेगा। लेकिन बहुकोशिकीय जीव में जैसे हम लोग आगे, वो क्या होता है, उसका शरीर बहुत ही जटिल होता है, बहुत ही जटिल। तो देखिए हम लोग का क्या है, सिर्फ त्वचा ऊपर का भाग ही वातावरण में क्या है, संपर्कित है, तो उसको सिर्फ एनर्जी मिल सकती है, लेकिन फिर अंदर का भाग है उसको कौन एनर्जी देगा। तो उसके लिए हमको मतलब उत्तक अंग ये सब होता है। तो ये सब मतलब हमको बहुकोशिकीय जीव, तो बहुकोशिकीय जीव में बहुत सारा अंग होता है, ये सभी को हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग यही जानते हैं कि एक कोशिका और बहुकोशिका यानी क्या है, बहुत अधिक कोशिका वाले जीव बहुकोशिकीय और एक कोशिका वाला जीव एक कोशिकीय जीव। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग हर चीज़ को जानेंगे और इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो देखिए इस तरीके से अगर हम मतलब ये तो ओवरऑल के बारे में जान लिए, लेकिन यहाँ पे अब हमको जानना है कि मानव जो मनुष्य है, मानव है, उसमें मतलब सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है। तो ये हम देखिए पूरे ओवरऑल जीव के बारे में जान लें कि सबसे छोटा जीव जो जिसकी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका होता है माइकोप्लाज्मा की और सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग की अंडा की, ये ओवरऑल जीव के। लेकिन मानव में अगर पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका कौन सा होता है, तो देखिए मानव में सबसे छोटी कोशिका होता है, वो होता है शुक्राणु, जिसको स्पर्म बोलते हैं हम लोग। वो किस में होता है, वो मेल में होता है। ये सबसे छोटी कोशिका यानी मेल में सबसे छोटी कोशिका वो क्या है, शुक्राणु। लेकिन बड़ी कोशिका वो होता है फीमेल में और वो होता है अंडाणु, जिसको ओवम हम लोग बोलते हैं। ये फीमेल में यानी स्त्री में होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अगर मानव की बात किया जाए, मनुष्य जाति का बात किया जाए, तो उसमें सबसे बड़ी कोशिका ओवम की और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म की होती है, समझ गए। और सबसे लंबी, देखिए छोटा हो गया बड़ा हो गया, अब लंबा, छोटा बड़ा हो गया, अब लंबा की हम लोग बात करेंगे हाइट लेवल पे। तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो किसकी होती है, न्यूरॉन की। जो न्यूरॉन ब्रेन की कोशिका होती है, जो ब्रेन में क्या है बहुत ही अधिक संख्या में है। ये ब्रेन का कोशिका इसको हम लोग बोलते हैं क्योंकि ब्रेन में ही रहता है। इसी को न्यूरॉन बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, जो आपको इच्छा हो, हर एक चीज़ ध्यान रखना कोई भी। और इसकी लंबाई ना लगभग 1 मीटर से भी अधिक होता है। इसकी लंबाई क्या होता है, 1 मीटर से अधिक होता है। तो ये ध्यान पे रखिएगा। यही क्या करता है, हम आवेगों का चालन, कहीं पे चोट लग जाता है, कहीं चींटी काट लिया, तो हमको पता कैसे चल जाता है, तो ये पता करता है यही न्यूरॉन जो है, ये हमको मतलब मैसेज पहुंचाने का काम करता है। यही हमको इन चीज़ों का मतलब इत्तला कराता है कि आपको कुछ काट रहा है, तो ये हमको इस तरीके से पता चल जाता है। इनके बारे में भी हम लोग डिटेल से जानेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा जानिए, क्योंकि अभी हमको इन सब, अभी हम कोशिका जान रहे हैं, तो कोशिका को पूरे अच्छे तरीके से सबसे पहले जान लेते हैं। अब देखिए इस तरीके से जो लंबी छोटी और बड़ी वो हो गई। अब विभाजन के आधार पे कभी कभी पूछ दिया जाता है कि सबसे तेज विभाजन और सबसे स्लो विभाजन या नहीं करता है विभाजन, कौन ऐसी कोशिका है जो विभाजन करता ही नहीं है, तो वो है हमारा वही तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका की कोशिका जो होती है वो विभाजन करता ही नहीं है। और सबसे तेज विभाजन जो है वो लीवर की कोशिका, यकृत, उसकी कोशिका क्या करती है, सबसे तेज विभाजन करती है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि मतलब जो कोशिका है वो अपनी संख्या में वृद्धि कैसे करता है। तो देखिए अपनी संख्या में वृद्धि वो मतलब कोशिका विभाजन के द्वारा करते हैं। अब कोशिका विभाजन का मतलब ये नहीं कि कोशिका टूट जाता है मर जाता है। कोशिका विभाजन का मतलब ये कि वो खुद जो कोशिका है वही अपने 2 पार्ट में बढ़ जाएगा और दोनों जीवित रहता है, 2 केंद्रक बन जाता है, सब चीज़ बन जाता है, अभी बताएंगे आप लोगों को। तो देखिए जो विभाजन जो है ना, वो विभाजन के द्वारा क्या करते हैं, कोशिका अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। जैसे हम लोगों को कहीं पे घाव हो जाता है, कहीं पे कट जाता है, तो वो जो ज्वाइंट होता है वो कैसे हो जाता है, वो कोशिका विभाजन, कोशिका क्या करता है अपनी संख्या में वृद्धि करता है और उन चीज़ों को भर देता है जो भी खाली जगह होता है। और इस तरीके से क्या हो जाता है, हम लोगों का जो घाव होता है, जो कटा फटा भाग होता है, वो क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो इस तरीके से कोशिका विभाजन के द्वारा क्या करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है।
और देखिए तेज विभाजन, लीवर में अगर कोई खराबी हो जाती है या काट के फेंक भी दिया जाता है तो तेज, इतना तेज विभाजन होता है ना लीवर में कि वो अपने आप तैयार हो जाता है। इसके लिए हमको कोई दवा दारू की ज़रूरत नहीं होता है, समझ गए। अब देखिए यहीं पे एक और चीज़ आता है कैंसर। कैंसर का नाम आप सब लोग सुने होइएगा, लेकिन कैंसर होता क्या है ये आज हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए शरीर के किसी भी जीव के, मतलब शरीर के किसी भी भाग में, कहीं भी भाग में अगर कोशिका का विभाजन अत्यधिक संख्या में हो जाए, कहने का मतलब बहुत अधिक संख्या में हो जाए ना, तो वही मतलब कैंसर का रूप धारण कर लेता है। यानी कोशिका का विभाजन अत्यधिक मात्रा में होने के फलस्वरूप किसका कौन सी बीमारी हमको हो जाता है, वो कैंसर हो जाता है। इसलिए कहीं भी ये हो सकता है। तो दुनिया में हर एक कोशिका विभाजित होता है सिवाय किसके, तंत्रिका कोशिका के, यानी तंत्रिका कोशिका विभाजन नहीं करता है। अब आप लोग एक यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि हेलमेट जो है क्यों हम लोग को पहनने के लिए बोला जाता है। गाड़ी पर अगर चढ़ते हैं तो उसमें हमको हेलमेट लगा के बोलता है कि चलाइए, क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि तंत्रिका कोशिका विभाजन करती ही नहीं है। अब मान लीजिए कि आपके इस खोपड़ी में, ब्रेन में अगर चोट लग जाए, ब्रेन के अंदर, ब्रेन के बाहर अगर अंदर देखिए तीन चार तह होता है, 3 तह, तो ये मतलब इधर चोट लग जाएगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ब्रेन के अंदर अगर लग जाए तो वहाँ पे तंत्रिका कोशिका डैमेज हो जाएगा। और जब तंत्रिका कोशिका डैमेज हो गया तो ये तो विभाजन करता ही नहीं है, और जब विभाजन नहीं करता है तो फिर वो ठीक कैसे होगा, मतलब आपको जो बीमारी है वो कैसे होगा ठीक। तो इसीलिए कहा जाता है हम लोगों को कि आप हेलमेट लगा के चलिए, नहीं तो एक बार आपका वो मतलब चोट वोट लगने से कुछ हो गया तो फिर वो ठीक होने वाला नहीं है, और आपकी क्या हो सकती है, डेथ या मृत्यु हो सकती है। इसीलिए आप हेलमेट लगा, अगर आप लोग भी गाड़ी पे चढ़ते हैं तो ज़रूर आप लोग हेलमेट लगाइए, और तब जाके अगर 2 व्यक्ति हैं तो 2 हेलमेट का यूज कीजिए, ताकि कहीं कुछ दुर्घटना भी घटे तो इस तरह का प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए ये जो कैंसर होता है इनको भी हम लोग थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। कोशिका जब अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, मतलब विभाजन कर लेता है तो कैंसर का रूप धारण कर लेता है। अब देखिए हमको ब्रेन ट्यूमर होता है, ब्रेन कैंसर भी होता है, क्यों हो जाता है? अब आप लोग कहिएगा कि जब कोशिका मतलब तंत्रिका कोशिका विभाजन ही नहीं करता है तो फिर ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर होगा कैसे? क्योंकि हम लोगों को तो पता है कि कोशिका अधिक संख्या में विभाजन किया तो फिर ब्रेन तबे वो कैंसर होगा, लेकिन तंत्रिका कोशिका तो विभाजन करता ही नहीं तो फिर कैंसर कैसे हो जाता है? तो देखिए इसको जान लीजिए अच्छे, जो हमारे ब्रेन में जो है ना तंत्रिका कोशिका सिर्फ 90% ही रहता है। ये जो है ना ये तंत्रिका कोशिका सिर्फ 90% ही होता है। 10% जो होता है वो गिलियल सेल होता है, गिलियल की कोशिका होता है। ये 10% गिलियल की कोशिका होती है, और यही कोशिका जब अत्यधिक मात्रा में विभाजन कर जाती है तो हमको ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर हो जाता है। क्योंकि तंत्रिका कोशिका तो विभाजन किया नहीं, किया कौन? गिलियल सेल। गिलियल सेल ध्यान रखिएगा, इसी को गिलियल कोशिका बोलते हैं। हम लोग जानते हैं कि तंत्रिका के अलावा हर एक कोशिका विभाजित करता है, तो इसीलिए हम लोग को क्या होता है, ब्रेन कैंसर। और कैंसर कहीं भी हो सकता है क्योंकि हर एक जगह क्या है, कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर भरा हुआ है। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोशिका के देखिए जो भी इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो हम आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से बता दिए। और यदि अब भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो कमेंट करके हमको बताइए कि आपको कहाँ पे दिक्कत हुआ, कहाँ पे ये मज़ा आया या नहीं, मतलब समझ में आया कि नहीं। इन चीज़ों को हमको कमेंट करके बताइए ताकि हम क्या करें, आपको और अच्छे तरीके से बता सके। जब तक आप कमेंट नहीं कीजिए तब तक हमको पता ही नहीं चलेगा, इसीलिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि क्या हो, मतलब सभी कोई जान सके। जो भी आपका भाई बंधु है वो क्या डिटेल में जाने। देखिए आजकल ट्रेंड चल रहा है कि शॉर्टकट, अरे इतना शॉर्टकट पड़ रहा है ना कि पता नहीं है कि जड़ कहाँ से स्टार्ट होता है। मतलब अगर आप आधार आपका अच्छा रहेगा ना तो आपका जो ऊपर वाला है ना वो भी अच्छा ही रहेगा। छिप जो कहते हैं हम लोग वो भी क्या रहेगा, आपका अच्छा ही रहेगा। इसीलिए आप लोग एकदम इत्मीनान से अच्छे तरीके से पढ़िए। बुक कोई भी बुक पढ़िए, आप बायोलॉजी का कोई भी बुक उल्टा लीजिए, आपको अच्छे से समझ में, कोशिका चैप्टर उल्टा लीजिए, आपको कहीं भी दिक्कत हुआ, फिर भी अगर दिक्कत होते तब आप हमको कमेंट कीजिए, हमको बताइए कि यहाँ हमको प्रॉब्लम हुआ। तो इस तरीके से देखिए हम लोग एक बार फिर से अगर फटाफट सबको रिपीट देखिए, बायोलॉजी का जनक किसको बोलते हैं, अरस्तु साहब को बोलते हैं क्योंकि इसी ने स्टेप बाय स्टेप बताया था। जूलॉजी का जनक भी हम लोग इसी को मानते हैं क्योंकि इसने ही यहाँ से मतलब जंतुओं से ही स्टार्ट किया था। इस बोटनी को हम लोग ये प्लांट यानी पेड़ पौधा इसमें आ जाता है। देखिए पेड़ जो है ना सो उर्दू वर्ड है, ठीक है, तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होगा, पादप हिंदी वर्ड होता है, तो इन चीज़ को ध्यान रखिएगा। और एस्ट्रोग्राफ नामक मशीन का जब आविष्कार हुआ, जगदीश चंद्र बसु साहब ने क्या किया था, इसका निर्माण किया। उसके बाद इसको सजीवों के अंतर्गत
रखा गया। तो देखिए इस तरीके से सब कुछ आप लोग एकदम एक बार देख लीजिए, क्योंकि देखिए हम सब कुछ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इसमें लिख दिए हैं। आपको क्या होगा, आसानी होगा समझने में, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे लिख लीजिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।